सकते हैं। हाँ दोस्तों, बता दूं, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, ये है प्रश्न 1। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आदिकाल का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, 1952। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है, तो ये हो जाएगी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952। हाँ दोस्तों, अगर आपको प्रश्न के उत्तर आते हैं तो आप हमारे प्रश्न के साथ साथ भी अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अगला प्रश्न है 2। निम्न में से किस आलोचक ने अपने ग्रंथ में संधिकाल से लेकर भक्तिकाल, जिसका समय था 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक का ही जिक्र किया है? तो यहाँ पर आप अपने सही उत्तर को दे सकते हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी, राम कुमार वर्मा। तो जो राम कुमार वर्मा थे, इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को संधि काल से लेकर भक्ति काल तक ही वर्णित किया है, और जिसका समय है 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है 3। इसमें पूछा गया है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसके रचनाकार होंगे सुमन राजे, का प्रकाशित वर्ष क्या है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो हो जाएगा विकल्प 3, 2003। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ, जिसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी, में चारणकाल की समय सीमा क्या रखी है? तो जो चारणकाल की समय सीमा रखी है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा, तो ये होगी आपकी बी, 700 से लेकर 1300 ईस्वी तक। तो यहाँ पर आपसे 2-3 प्रश्न बन सकते हैं सीधे सीधे। पहला जो प्रश्न बनता है तो वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके रचनाकार कौन है? तो ये हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। उसके पश्चात है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका जो प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये है 1888 ईस्वी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस कवि को ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत नहीं लिया है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, इन्होंने अपने आदिकाल में जब कवियों का वर्णन किया था उस समय इन्होंने 9 कवियों को लिया है। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत नहीं लिया है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, अमीर खुसरो। बाकी जो पुष्य कवि है, अनन्य दास है, जोधराज हैं, इन तीनों को ही ग्रियर्सन ने अपने चारण काल के अंतर्गत लिया है। अगला प्रश्न है 6। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल के लिए क्या नाम दिया है? तो सबसे पहले तो मैं आपको एक प्रश्न दे देता हूँ। आपको बताना है कि जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की आलोचनात्मक हिंदी साहित्य की पुस्तक है उसका क्या नाम है, उसका नाम आपको बताना है। इसके पश्चात प्रश्न को देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल के लिए क्या नाम दिया है? तो यहाँ पर जो 6 होगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा संधि काल और चारण काल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है 7। इसमें पूछा गया है मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने आदिकाल के लिए क्या नाम दिया है? तो दोस्तों ये प्रश्न तो भी आरपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि मोहन अवस्थी ने आदिकाल के लिए क्या नाम दिया था? तो ये हो जाएगा विकल्प सी, आधार काल। इसी के साथ सुमन राजे ने भी आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है 8। इसमें पूछा गया है सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देशभाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। आदिकाल के लिए ये कथन किसका है? तो जो ये कथन आदिकाल के लिए होगा तो ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये है 9। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा? तो ये कहा था आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। 9 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 10। इसमें पूछा गया है पुरानी हिंदी
जो कि अपभ्रंश है, को प्राकृताभास हिंदी कहकर किसने पुकारा था? तो जो पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कहा था, तो ये कहा गया था आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। यहाँ पर 10 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11, जो जिन शासन भाषियों सो भई कहियुडु सारू, पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति हो जाएगी आपकी देवसेन की। यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा। तो आपके लिए दूसरा प्रश्न है, आपने देवसेन की रचना के बारे में बताना है कि देवसेन की रचना कौन सी है, जिसे हिंदी साहित्य की प्रथम रचना भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 12, घोर अंधारे चंदमणि जिमी जो करी, पंक्ति किसकी है? तो जो ये पंक्ति होगी यहाँ पर 12, तो ये हो जाएगी आपकी सरहप्पा की पंक्ति। अगला क्वेश्चन है 13, काया तरुवर पंच बिडाल और भाव ना हुई अभाव ना जाई, पंक्ति किसकी है? तो जो ये दोनों पंक्तियां हैं, काया तरुवर पंच बिडाल और भाव ना हुई अभाव ना जाई, तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? तो ये पंक्तियां हो जाएगी आपकी लुइपा की। यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14, तो यहाँ पर दो तर्क या आप ये कह सकते हैं दो कथन दिए गए हैं आपके समक्ष। पहला कथन है, हालो डोंबी तो पुछमी सतभावे, पंक्ति डोंबिपा की है। इसके पश्चात है, गंगा जमुना माझे बही रे नाई, पंक्ति कन्हप्पा की है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। पहला जो विकल्प है 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएंगे। दूसरा है 1 और 2 दोनों कथन गलत हो जाएंगे। तीसरा है केवल 1 कथन सही होगा। और चौथा है केवल 2 कथन सही होगा। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो 14 का सही उत्तर होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। तो जो पंक्ति है हालो डोंबी तो पुछमी सद्भावे, तो ये कन्हप्पा की पंक्ति हो जाएगी। और जो दूसरी पंक्ति है गंगा जमुना माझे वही रेनाई, तो ये पंक्ति डोंबिपा की हो जाएगी। तो याद रखिएगा पंक्तियां घुमा फिरा कर पूछी गई हैं। अगला क्वेश्चन है 15, पूछा गया है, हिंदू बोलही दुरही निकार छोटे तुरुका भवकी मार, तो जो ये पंक्ति है किसकी है बताना है। तो ये पंक्ति हो जाएगी आपके विकल्प डी विद्यापति की। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा तो वो है 16, इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सी योगिनी 84 सिद्धों में शामिल नहीं है? तो विकल्प में है मणिभद्रा, मेखलापा, आंडाल या कनपलापा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी आंडाल। आंडाल की जगह यहाँ पर आएगा लक्ष्मीकारा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो 84 सिद्धों के अंतर्गत योगिनों की संख्या कितनी होगी। तो जो 84 सिद्धों के अंतर्गत योगिनों की संख्या हो जाएगी 4। एक है मणिभद्रा, दूसरी मेखलापा, तीसरी लक्ष्मीकारा और चौथी कनपलापा। अगला प्रश्न है 17, इसमें पूछा गया है, गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार कहाँ पर किया था? तो जो गुरु गोरखनाथ थे, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तकों में इन्हें माना जाता है। तो इन्होंने अपने ग्रंथों का प्रचार या अपने धर्म का प्रचार किया था पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प भी पश्चिमी भारत में। अगला क्वेश्चन है 18, इसमें पूछा गया है, रिठणेमी चरियू और पौम चरियू किसकी रचनाएं हैं? तो विकल्प में हो जाएंगे सरहप्पा, शबरप्पा, स्वयंभू या पुष्पदंत। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प स्वयंभू। स्वयंभू में यहाँ पर बिंदी आएगी। अगला क्वेश्चन है 19, निम्न में से किसे अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है? तो विकल्प में है आपके पुष्पदंत, हेमचंद्र, विद्यापति या स्वयंभू। तो जो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है तो ये वाल्मीकि और व्यास, तो ये कहा जाता है स्वयंभू को। यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20, इसमें पूछा गया है, स्वयंभू ने अपनी भाषा को डैश कहा है। तो बताना है कि जो रिक्त स्थान में क्या आएगा। विकल्प में होंगे पिशाच भाषा, अपभ्रंश भाषा, देशी भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही विकल्प हो जाएगा सी, स्वयंभू ने अपनी भाषा को कहा है देशी भाषा। अगला क्वेश्चन है 21, 63 महापुरुष अर्थात महापुराण
नई कुमार चरियू और जसहर चरियू किसकी रचनाएं हैं? विकल्प में है हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्पदंत या अब्दुल रहमान। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर स, अर्थात पुष्पदंत। जो 63 महापुरुष है या महापुराण है, नई कुमार चरियू है, जसहर चरियू है, ये तीनों ही रचनाएं पुष्पदंत की हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है 22। तो इसमें पूछा गया है मिश्र बंधु विनोद, जिसका प्रकाशन हुआ था 1913 के प्रथम संस्करण में, आरंभिक काल जिसका समय है 700 से 1444 विक्रम के अंतर्गत कितने कवियों को स्थान दिया गया है? तो सीधे सीधे प्रश्न को बता देता हूँ। जो मिश्र बंधु विनोद है, इसके प्रथम संस्करण में कितने कवियों को शामिल किया गया था आरंभिक काल के अंतर्गत? तो इसमें किया गया था 19 कवियों को शामिल। सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी का भभूति, भाखा की जड़, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से कौन विभूषित थे? विकल्प में है पुष्पदंत, स्वयंभू, अब्दुल रहमान या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, पुष्पदंत। जो पुष्पदंत को भाखा की जड़ शिवसिंह सेंगर ने कहा था। तो आप देख सकते हैं एक ही प्रश्न में ना जाने आपको कितने ही प्रश्न बताए। अगला क्वेश्चन है 24। इसमें पूछा गया है धनपाल बाकीपति राजमुंज के कवि सभारत्न थे, जिन्हें मुंज के द्वारा डैश उपाधि दी थी। तो बताना है कि मुंज के द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी। विकल्प में है भाखा का सिपाही, काव्य रत्नाकर, विरह गीतकार या सरस्वती। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, सरस्वती। कई बार ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो धनपाल थे किसके सभारत्न थे? तो ये थे बाकीपति राज मुंज के। अगला क्वेश्चन है 25। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं। विकल्प में है धनपाल, पुष्पदंत, जिंदत सूरी या अब्दुल रहमान। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, जिंदत सूरी। जो उपदेश रसायन रास है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये 1114 ईस्वी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 26। इसमें पूछा गया है भविष्यत कहा ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो जो भविष्यत कहा ग्रंथ के रचनाकार माने जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपका विकल्प ए, धनपाल। अगला क्वेश्चन है संदेश रासक, जिसके रचनाकाल है अब्दुल रहमान, किस प्रकार का काव्य है? तो जो संदेश रासक है बताना है चंपू काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है या इनमें से कोई नहीं। तो जो संदेश रासक होगा तो यह एक खंड काव्य है। जो संदेश रासक है एक प्रकार से वीर काव्य भी है, जिसमें अब्दुल रहमान के द्वारा एक वियोगिनी का जिक्र किया गया है। यहाँ से एक सीधा सा प्रश्न ये भी बन जाएगा कि जो संदेश रासक है इसके रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे अब्दुल रहमान। इसे भी याद रखिएगा, यह प्रश्न भी बनता है। अगला क्वेश्चन है 28। परमात्मा प्रकाश और योगसार किसकी रचनाएं हैं? तो जो ये दो रचनाएं हैं परमात्मा प्रकाश और योगसार, बताना है ये किसकी रचनाएं हैं। विकल्प में है रामकवि, रामसिंह, जोयुंदू या कुमारपाल। तो ये दोनों ही रचनाएं हो जाएंगी जोयुंदू की। इनका समय 6ठी शताब्दी माना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 29। निम्न में से किस रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश की रचना में शामिल नहीं किया है? विकल्प में हो जाएंगे खुमान रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो या कीर्ति पताका। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, खुमान रासो। यहाँ पर खुमान रासो की जगह आएगा कीर्तिलता। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इन्होंने अपभ्रंश की रचनाओं में शामिल किया था विजयपाल रासो को, हमीर रासो को, कीर्ति पताका को और कीर्तिलता को। अगला और अंतिम प्रश्न है कुमारपाल चरित और देशी नाम माला नामक रचनाएं किसकी हैं? तो जो दो रचनाएं हैं कुमारपाल चरित और देशी नाम माला, तो ये दोनों रचनाएं बताना है किसकी हैं। विकल्प में है रामसिंह, हेमचंद्र, जोयुंदू। विकल्प डी में है हेमचंद्र और जोयुंदू, ये दोनों ही। तो जो सही उत्तर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, हेमचंद्र।
तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी टीम के द्वारा LT टेट DSSB TGT PGT हिंदी इत्यादि के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। 1 टाइम आपको पेमेंट करनी है और आपको लगातार यहाँ पर स्टडी मैटर मिलता रहेगा। हर दिन यहाँ पर आपको स्टडी मैटर मिलेगा PDF के तौर पर। जैसे इम्पॉर्टेंट PDF होती है, इम्पॉर्टेंट पुस्तकें होती हैं, हिंदी साहित्य मिलेगा, यहाँ पर आपको GK मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा। जो भी हिंदी साहित्य की परीक्षा को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी आपको। ठीक है ना? तो ध्यान में रखकर आप इसमें इस जो व्हाट्सएप ग्रुप में एनरोलमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए करंट अफेयर मिलता है, जो डेली न्यूज़पेपर की जो कटिंग होती है वो यहाँ पर आपको दी जाती है। इसकी जो चार्जेस हैं बहुत ही नॉमिनल रखे गए हैं, 199 एक बार आपने पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है इसकी पेमेंट करने की। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है ये भी आपको तैयारी करने के लिए। यहाँ पर आपको जैसे पेड कोर्स वाला मैटर तो नहीं मिलेगा, परंतु बहुत ही कम फीस में यहाँ पर आपको सारी PDF इंपॉर्टेंट जो भी होती हैं वो आपको यहाँ पर सेंड की जाएगी। हर एक दिन जो लेक्चर मिलता है उसका PDF भी यहाँ पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ रहती हैं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना LT टेट की, इसके लिए भी हम आपको यहाँ पर डेली लेक्चर देते हैं। तो उसका भी लाभ उठा सकते हो और जुड़ सकते हो और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर देखिए आप हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी अपने घर मंगवा सकते हो। ये जो हार्ड कॉपी नोट्स हैं काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट साबित हो चुके हैं, क्योंकि जो अधिकतर बच्चे थे LT टेट की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने इसे इस तरीके से पढ़ा और उनके सभी के बच्चों के टेट क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर आपको 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं हार्ड कॉपी नोट्स पे। अगर मंगवाते हो तो आपके घर पहुँच जाएंगे। एक बार 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो काफ़ी सारे संशय आपके दूर हो जाएंगे और काफ़ी आप प्रिपेयर हो जाओगे परीक्षा के लिए। ठीक है, अगर मंगवाने हैं तो यहाँ पर देखिए नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप इन्हें मंगवा सकते हैं अपने घर में। यहाँ पर कॉल की सुविधा नहीं है, सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप के माध्यम से ये चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए